हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम रे ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स की जो सिलेबस पार्ट है नीट के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेस, थिन लेंस फार्मूला एंड लेंस मेकर फार्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। उसमें से जो पार्ट आज नहीं देखने वाले हैं, गलती से मार्किंग, लेंस थोड़ा भी नहीं देखेंगे आज, सारा पार्ट मिरर पे काम करेंगे। और मिरर में जो देखा गया है सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन पार्ट में पूछता प्लेन सरफेस से। मिरर में स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला से ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा। लास्ट क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। और रे डायग्राम से क्वेश्चन एकदम नहीं पूछा जाता है कि कौन सा इमेज कहाँ बन रहा, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं और होगा तो आपको रिफ्लेक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस रहना। रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्रिटिकल एंगल से पूछे गए और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो हम सबसे पहले जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। सिंपल सा डेफिनेशन बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका दूसरा मीनिंग एक और देखें तो सेम मीडियम में सारे काम होना चाहिए। जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हुआ उसी मीडियम में बाउंस बैक करके भी आना रहा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके रिगार्डिंग आपके पास दो लॉ हैं। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, पहला क्या है? इंसिडेंट रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, reflected ray all lie in the same plane। और नेक्स्ट क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसका डायग्राम बनाना होगा तो अपना कोई सरफेस होगा और यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा, फिर नॉर्मल। ये एंगल इंसिडेंस, ये एंगल आर, और ये हमारा क्या है? सरफेस। तो ये अपने को देखने को मिलेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर सरफेस के लिए वैलिड है, वो चाहे रफ हो चाहे वो स्मूथ हो। तो इस बात को भी लिख लेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज valid for all the surface तो इतना लिखो। तो अगर इसी में गलती से कोई पूछ ले एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा, तब क्या सोचेंगे? इंसिडेंट रे ये आने वाला था, अगर ये सरफेस नहीं होता तो ऐसा जाता, बट सरफेस की वजह से उस डायरेक्शन में मुड़ गया, तो अपने रास्ते से कितना भटका, ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिविएशन, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे? डेल्टा से। और इस केस में जो डेल्टा आता है वो कितना आता है? पाई माइनस 2i। अगर आई रेडियन में लेंगे तो, अगर डिग्री में लेंगे तो 180 डिग्री माइनस 2i। और डायरेक्शन भी देखना होगा, ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो डिविएशन हुआ किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो अगर वैसे ही मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो टोटल डिविएशन पूछेगा तो हर सरफेस से डिविएशन जोड़ते जाएंगे विथ सेंस ऑफ डायरेक्शन को ऐड करते हुए।
चलो डेल्टा वर्सेस आई का प्लॉट बनाता हूँ, क्या आएगा? डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का प्लॉट फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ट्राई कीजिए कैसा बन रहा। ये डेल्टा हो गया, आई हो गया, और डेल्टा का रिलेशन क्या है? डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। आई अगर जीरो कर दे तब डेल्टा का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। तो आई जीरो तो यहाँ कहीं आएगा। उसका स्लोप कैसा दिख रहा है? नेगेटिव, मतलब डिक्रीज होगा जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पड़ेगा। तो ये जीरो कब होगा? डेल्टा जीरो कब होगा? आई 90 डिग्री हो जाए। तो ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आई इक्वल टू 90 डिग्री के लिए इसका स्लोप कितना होगा? -2। इसी में दो इंसिडेंस करके आता है इंसिडेंस कराने के लिए। तो एक को बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना? एक नाम करके आता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए कितना होगा? 90। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 90 डिग्री। ये दो स्पेशल नाम से आपको इंसिडेंस को बताया जाता है कि एक रे नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा है या ग्रेजिंग इंसिडेंट कर रहा है। नॉर्मल इंसिडेंस करने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री। और उसको एक तरह से और देखें तो सरफेस के परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट आएगा तो नॉर्मल इंसिडेंस, और सरफेस के पैरेलल जाए तो ग्रेजिंग इंसिडेंस। रे इज पैरेलल टू सरफेस, और यहाँ पर रे कैसे आएगा? रे इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लेन मिरर। सबसे पहले उसके भी कुछ देखने को मिल जाते हैं चीजें। तो यहाँ से हम जानना चाहते हैं उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो पहला जो इमेज होता है वो कैसे नेचर का होता है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनता है? सीधा। तो इरेक्ट एंड लेफ्ट का राइट, तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट राइट दिखना, राइट लेफ्ट दिखना। दूसरा बात,
the size of image is same as size of object. इसलिए यहां से एक मैग्निफिकेशन टर्म डिफाइन कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच आई अपॉन एच नॉट। और इन केस ऑफ प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन क्या होता? 1 मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर +1। तीसरा आता द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। आगे बढ़े। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, मिरर। इस लाइन पे क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट। और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स ओ एम रिप्रेजेंट करा क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इसका इमेज इतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म करेगा। तो मान लेते हैं इमेज यहां बना और इस डिस्टेंस को लिख लेते हैं एक्स आई एम, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब एक्स आई एम लिखें तो वो क्या होगा, निगेटिव ऑफ एक्स एम कि नहीं। अगर ये निगेटिव पार्ट है तो वो पॉजिटिव पार्ट है अपने का। तो लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज निगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और कैसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स एम। काइनेमेटिक्स को ध्यान रखें तो किसी का रिलेटिव पोजीशन इक्वल टू माइनस एक्स ओ माइनस एक्स एम। नहीं, क्या लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस एक्स एम माइनस एक्स ओ एम प्लस, तो एक्स आई क्या दिख रहा है अपने को, 2xm माइनस एक्स नॉट। पोजीशन ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पोजीशन ऑफ मिरर
माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियली मान लेते हैं कि 0,0 है, डिनोट कर रहा, तो पोजीशन ऑफ मिरर कितना आएगा, 0,0, 0 आ गया। तो x इक्वल टू नेगेटिव x नॉट, वेरीफाइड है कि नहीं। अब मिरर को इधर उधर डिस्प्लेस करेंगे, उसकी पोजीशन को लाके यहाँ रखेंगे। इसी तरह से इसको अगर वेलोसिटी के फॉर्म में सोचे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में इमेज वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो इमेज का वेलोसिटी आएगा। तो आ जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिखो इसको। वैसे ही एक्सेलरेशन पूछ ले तो उसको फिर से टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एक क्वेश्चन उस पर 2004-05 के लगभग पूछा था, उसके बाद कभी नहीं पूछा, तो आएगा भी नहीं अभी। मिरर को एकदम बहुत अछूता मानता नीट। आगे बढ़े। वैसे ही आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि मिरर को अगर थीटा एंगल रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे को फिक्स कर लें और मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नॉर्मल कितना रोटेट करेगा और रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड if we rotate the mirror angle theta, angle is, if we rotate the mirror by angle theta in clockwise direction, then first normal will rotate in same direction by theta. Second, reflected ray will rotate in same direction by 2 theta. और वही दूसरा आता है कि मिरर को फिक्स कर ले, कीपिंग द mirror fixed if we rotate the incident ray by angle theta in clockwise direction, then reflected ray will rotate
बाय एंगल थीटा इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर क्लॉक वाइज रोटेशन करेंगे तो रिफ्लेक्टेड एंटी क्लॉक वाइज जाएगा। तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इस पॉइंट से एक क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली 2017 के लगभग 17-15 में ही ऐसा ही। आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट आता है आपके लिए स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर दो तरीके का, एक को बोलते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरे को कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर ऐसा कुछ दिखता है, तो जिस स्फेयर से कटा होगा उसका कुछ सेंटर होगा। एक लाइन इमेजिनरी ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जिस स्फेयर से कटा होगा उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको हम लोग पोल बोलते हैं। अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट को कट करके जाएगा। जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे उसको? फोकस। ये हो गया फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल एफ फोकल लेंथ बोलेंगे। और ये डिस्टेंस को पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ इक्वल टू कितना होता है? आर बाई टू। इस बात का ध्यान रखेंगे। 4 पार एक्सियल रे। जैसा सारे टर्म कॉनकेव मिरर में वैसा ही सारे कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर के अंदर सारे पॉइंट रियल जैसा होते हैं, रियल तक, और उसमें सारे वर्चुअल साइड होते हैं।
आगे बढ़े। इसमें मेन जो होता है, इसका प्रॉब्लम जब आता है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द इमेज फॉर्मेशन। जो इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म करता है, कब ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, अगर वो चीजें आपको पता है तो क्वेश्चन के आधे ऑप्शन ऐसे ही छाट सकते हैं। तो उसका टेबल बना लेते हैं। फॉर कॉनकेव मिरर, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ किए, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा, उसके नेचर कैसे होंगे, और उसका साइज क्या होगा। इतने कॉलम आपने को भरने हैं। तो पहला प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो एट फोकस नेचर कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज बोल सकते हैं आप, पॉइंट साइज इमेज। नेक्स्ट आता है कि ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तब इमेज कहाँ फॉर्म होगा, लिखिए अपनी टेबल बना के जल्दी। उसके बाद एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, बिटवीन सेंटर एंड कर्वेचर फोकस, एट फोकस। लास्ट बचेगा बिटवीन फोकस एंड पोल। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज कैसा बनेगा, छोटे साइज का। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तब इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। साइज जो होगा वो सेम साइज का होगा। बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो यहाँ से रिवर्सिबिलिटी नेचर ऑफ लाइट देखने को मिलेगा। तो इमेज अगर सी एंड एफ पे चल रहा था तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड सी। तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज लार्ज इन लार्ज बनेगा। फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे। इमेज रियल इन्वर्टेड बनेंगे और ये हाईली इनलार्ज्ड बनेगा इमेज। और लास्ट वाला सबसे ज्यादा फोकस और पुल है तो ये बिहाइंड द मिरर बनेगा। ये वर्चुअल इरेक्ट होगा और इमेज इनलार्ज का बनेगा। और इसी के कारण इसको डेंटिस्ट मिरर भी बोलते हैं और सेविंग मिरर भी है। ये ध्यान रहेगा, तो जो न्यूमेरिकल इसके बेस्ड आएंगे वो इजीली सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन छाट दोगे। तो यहाँ से अपने को पता चला कि कनकेव मिरर
दोनों तरह का इमेज फॉर्मेशन कर सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी। इसमें स्पेशल केस वर्चुअल का ध्यान रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स मिरर। वो जो मिरर ऐसा है, इसके सारे चीज वर्चुअल होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, फोकस भी। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड साइज का इमेज बनाता है। इसीलिए इसको कौन सा गार्डेड व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर भी कब बोलते हैं। तो आपके पास अगर बहुत सारे मिरर हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और किसी बड़े ऑब्जेक्ट को देखना, तो कौन सा मिरर यूज करेंगे अपना, कॉन्वेक्स मिरर को यूज करें। तो एटीएम जाते होंगे तो एटीएम में एक छोटा सा मिरर लगा रहता है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। एटीएम में जाते होगे तो साइड में ऐसा उठा हुआ है, इस साइड में यहाँ लगा रहता है, तो लोगों को लगता है कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, बट वो इलेक्ट्रॉनिकली इमेज सारा लेते रहता है, वो स्टोर होता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके लिए मिरर फार्मूला। तो वो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और v u एंड f साइन के साथ लेंगे, साइन के साथ पुट करना। u क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या रिप्रेजेंट करेगा, इमेज डिस्टेंस। f जो होगा वो फोकल लेंथ। और ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो इसका साइन जो लेंगे ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव साइन। अब फोकल लेंथ डिपेंड करेगा, तो अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो फोकल लेंथ कैसे साइन का, पॉजिटिव साइन। अगर कॉनकेव मिरर होगा, नेगेटिव साइन का। तो
उम्मीद करते हैं हम लोग कि दो चीजें हमें दिया हुआ रहेगा इनिशियली, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मालूम होगा और मिरर खरीद के लाएंगे तो मिरर का फोकल लेंथ मालूम होगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से, भी। अब इस भी के ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ इमेज। तो भी आ सकता है, पॉजिटिव साइन का भी आ सकता है। जब पॉजिटिव साइन का आएगा तो इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज। अगर यही निगेटिव साइन का आ जाए तो क्या बनेगा, रियल इमेज। ना लिखो। उसके बाद इसमें भी मैग्निफिकेशन टर्म आएगा। तो मैग्निफिकेशन लिखते कैसे, एच आई अपॉन एच नॉट, और मिरर में माइनस बी अपॉन यू, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को रिलेट करना होगा तो। अब ये m का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। तो m का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट। अगर m का वैल्यू निगेटिव में आएगा तो वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। अभी m का वैल्यू एक से बड़ा एक से छोटा हो सकता, तो m का वैल्यू ग्रेटर देन 1, और m का मतलब वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे हम लोग, इसमें साइन नहीं देखेंगे। तो m का मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन 1 हो तो कैसा, इन लार्ज इमेज बनेगा। m का वैल्यू अगर 1 होगा तो सेम साइज का इमेज बनेगा। अगर m का वैल्यू लेस देन 1 है तो डिमिनिश साइज का बनेगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, क्वेश्चन बनाइए।
An object is placed on the principal axis of a concave mirror at a distance of 1 point f. F is the focal length. The image will be at मिरर फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। और बिना मिरर फॉर्मूला का बनाना तो अभी जो टेबल भरवा है उससे आंसर आएगा। ऑप्शन ए तुम्हारा, डी, बी, और किसी का? चलिए मेथड 1 देखते हैं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड, इमेज का पोजीशन क्या होना चाहिए? बियॉन्ड सी। इमेज नेचर कैसा बन रहा होगा? नेचर ऑफ इमेज रियल बन रहा होगा और इन्वर्टेड होगा। तो रियल बनेगा तो डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव साइन के साथ। ये तो खत्म हो गया, बियॉन्ड सी जाएंगे क्योंकि सी का वैल्यू 2f के बराबर होगा। तो इसमें सब कौन सा पॉसिबल है? ये 2f से छोटा, ये भी 2f से छोटा, ये दोनों 2f से बड़ा है। बट इमेज कैसा बन रहा? रियल। तो रियल जब बनेगा तो इमेज का साइन क्या होगा? नेगेटिव साइन के साथ। तो ऑप्शन नंबर क्या दिखा अपने को? बी। ये लॉजिकल रेफरेंस है, बिना कलम नहीं चलाना अपने। दूसरा रेफरेंस इसके आते हैं, मेथड नंबर 2 कि मिरर फार्मूला यूज करेंगे। तो u का आ गया -1.5 है, फोकल लेंथ खुद से निगेटिव में है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/, -1.f इक्वल टू -1/f। तो इसको लिख लेंगे क्या? 10 2 3। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/f प्लस 2/3, नीचे में f, तो 3 3 सुपर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ गया यहाँ से? -1/3f। तो v इक्वल टू कितना दिख गया? भी ऑप्शन बी। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट। A beam of light from a source L is incident normally on a plane mirror fixed at certain distance x from the source. The beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source L. When the mirror is rotated through a small angle theta, the spot of light is found to move through a distance y on the scale. The angle theta is given by. क्या? तो डायग्राम बना लीजिए, आंसर पा लीजिएगा। अगर यही डायग्राम के साथ क्वेश्चन रहता तो आप सॉल्व कर लेते। एक प्लेन मिरर बनाओ, प्लेन मिरर ऐसा कुछ, और ये फिक्स्ड है अपना। अब यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंट करवाए और एक स्केल यहाँ रखा हुआ, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ सोर्स से? x। यहाँ स्पॉट बना। जब मिरर को हम लोग थीटा एंगल घुमा रहे हैं, तो मान लेते इधर थीटा घुमा लिए, तो रिफ्लेक्टेड रे इसी में इंसिडेंट और यही रिफ्लेक्टेड है, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो अब जो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा होगा वो कहाँ जा रहा होगा? ऐसा कुछ। तो जहां पर कटा है ये बाई डिस्टेंस ऊपर स्पॉट चला गया, तो ये कितने थीटा से गुना पड़ेगा? 2 थीटा से। तो tan थीटा बहुत छोटा है तो 2 थीटा भी छोटा रहेगा, तो tan 2 थीटा लगाएंगे तो क्या आएगा? बाई अपॉन एक्स
तो 2 थीटा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तो थीटा कितना आ गया, और यहाँ थीटा क्या है, स्मॉल है, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan 2 थीटा इज सिमिलर टू 2 थीटा। ये एक पूछा था उसमें कि मिरर को रोटेट कराने पर उसका यूज किया गया है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट, मैच द corresponding इंटर कॉलम 1 विथ कॉलम 2 वेयर m इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। तो मैग्निफिकेशन m दिया हुआ -2, तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होगा तो इमेज कैसा बनेगा, रियल। तो p के लिए ऑप्शन देखें तो एक तो c बना, और मैग्निफिकेशन -2 है मतलब ग्रेटर इनलार्ज इमेज बना रहा है। तो इनलार्ज इमेज कौन बनाएगा, कौन सा मिरर, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाता है। तो m इक्वल टू 2 है मैग्नीट्यूड में, 2 का मतलब इनलार्ज इमेज बन रहा होगा, वो कौन सा बना सकता है, कॉनकेव मिरर ही। तो इसके एक और ऑप्शन मिले क्या, E। तो अपने को यहाँ से देखो तो पहले ऑप्शन ही दिख रहा बी एंड सी, बाकी आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बट फॉर नॉलेज बढ़ना पड़ेगा अपने को। क्यू के लिए देखें, m इक्वल टू -12, माइनस साइन है तो कैसा इमेज, रियल इमेज, तो एक अपने को सी दिख रहा। छोटा इमेज कब बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता, तो वहां पॉसिबल नहीं। हाँ, तो अब -1/2 कॉनकेव मिरर, फिर से कॉनकेव मिरर के लिए क्या दें, बी, सी एंड बी, ठीक है। आर के लिए चले, तो आर में क्या है, मैग्निफिकेशन +2, प्लस साइन किसके लिए, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल इमेज के लिए। तो वर्चुअल इमेज कौन सा दिखा अपने को, डी। उसके बाद वो मैग्निफिकेशन क्या है, इनलार्ज इमेज बनाने का, तो कॉन्वेक्स बनाएगा कि कॉनकेव, कॉनकेव मिरर बनाता। तो ऑप्शन नंबर एक और, एस के लिए सोचिए, तो प्लस है तो वर्चुअल इमेज सबसे पहले, तो डी तो हो गया। नेक्स्ट, छोटा बना रहा, तो छोटा कौन बनाता है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो ऑप्शन नंबर अपने को क्या दिखा, एग्जाम में रहेगा तो एक ऑप्शन दिख गया, सारे अल्टरनेट हैं तो सिर्फ वो मारेंगे, उसके आगे हम नहीं सोचेंगे। अभी प्रैक्टिस के लिए सोचेंगे कि ये चीजें कैसे इसको रिलेट कर रहा है। मिरर से जो रिसेंटली 10 सालों में यही क्वेश्चन पूछा गया खाली। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन इंड। तो नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं किसको, बेंडिंग होना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो रास्ता अपना भटक जाता है लाइट, उसी भटकने वाले फेनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये भटकाने के जिम्मेदार कौन होते हैं, मीडियम ही है। और मीडियम में ऐसा क्या हो जाता है कि वो भटक जाता, स्पीड का चेंजिंग होना। और इससे पिछले क्लास में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में चर्चा किया, कितना बेंडिंग पॉसिबल है वो कौन बताएगा हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन वी। अगर दो मीडियम के लिए कंपेरिजन करें तो क्या हो जाएगा, n12 इक्वल टू n1 अपॉन n2। इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, v2 अपॉन λ2 अपॉन, कोई दिक्कत। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है काइनेमेटिक्स लगा के, कि इस मीडियम में इतना डिस्टेंस चलता है t1 टाइम में, है ना। तो इतना डिस्टेंस चलने के लिए तो स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मान लीजिए v2 लिखना होगा तो s2 अपॉन t2 लिख सकते हैं,
कि नहीं? V1 लिखना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा? S1 अपॉन T1। V2 V1 की जगह भी रख सकते हैं काइनेमेटिक्स लगा के। तो जब V2 V1 की जगह लिखेंगे तो क्या लिखा आएगा? S2 अपॉन T2 इंटू S1 अपॉन, ये रेशियो किसके बराबर हो सकता है? S2 T1 अपॉन T2। ऐसे भी सोचा जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि लेमडा मीडियम इक्वल टू क्या होता है? लेमडा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस चीजों को देखते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन लाइट travels from one medium to another medium, one medium to another medium, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। चेंज क्या होता है? स्पीड एंड वेवलेंथ। विल चेंज। और अपने को v इक्वल टू एफ लेमडा मालूम है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो लेमडा बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, v कमेगा तो लेमडा भी कमेगा। तो यहाँ से अपने को पता है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये इंटरफेस हो गया दो मीडियम को सेपरेट करने वाला। एक रे ऑफ लाइट आया, इस पॉइंट पर इंसिडेंस क्या, तो इसके नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने। मान लेते हैं इधर गया, इसको जाना चाहिए था किधर? इस रास्ते में। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रही है, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये क्या हो गया हमारे लिए? इस डायरेक्शन में मूव किया तो ये हमारे लिए एंगल ऑफ डिविएशन हो गया। तो पहला जो लॉ है वो क्या है?
incident ray, normal at incidence, at point of incidence, refracted ray, all lie in the same plane. और दूसरा क्या है, स्नेल्स लॉ। तो जो पहला मीडियम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लेते हैं, दूसरे मीडियम n2। तो स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले मीडियम के बारे में बात करें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसमें जो एंगल बन रहा है उसका साइन, तो साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। तो आपको ऐसे याद रखना, ना कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1 लिख, में कंफ्यूजन ज्यादा होता। इसमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे उसके एंगल का साइन उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलो आगे बढ़े। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा तो रिफ्रैक्टेड किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नेक्स्ट पॉइंट वही लिखिए कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो रिफ्रैक्टेड किधर बेंड करेगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल। और इस केस में जो एंगल ऑफ डिविएशन आएगा तो ये होगा आई ग्रेटर देन आर, और एंगल ऑफ डिविएशन जो रहेगा आई माइनस आर लिखेंगे। और जब लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, रिफ्लेक्टेड किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई से बड़ा होगा, तब एंगल ऑफ डिविएशन जो लिखेंगे आर माइनस आई लिखेंगे। तो आगे बढ़े।
नेक्स्ट किस आता है क्रिटिकल एंगल के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं आपसे। तो क्रिटिकल एंगल के लिए पहला कंडीशन है कि लाइट को कहां से कहां जाना पड़ेगा। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, पहला कंडीशन। रेयर से डेंसर के लिए क्रिटिकल एंगल हम नहीं सोच सकते। द एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ऐसा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 डिग्री, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अगर इमेज डायग्राम उसके लिए देखें, ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। ये N1 है, ये N2 है, such that N1 is greater than N2। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऐसा हो जाए, तो ये दो एंगल 90 दिख गया। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पर फिर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्रिटिकल एंगल पता चल जाएगा। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा N1 इंटू साइन आई सी इक्वल टू N2 इंटू साइन आर 90 डिग्री। ये कितना हो गया N1 इंटू साइन आई सी इक्वल टू N2 साइन 90 का वैल्यू 1, तो साइन आई सी यहाँ से कितना आ गया N2 अपॉन N1, तो आई सी लिखेंगे कितना जाएगा साइन इनवर्स N2 अपॉन, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछने का लॉजिक ये है कि N2 बाई N1 को हम लोग बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सारे फॉर्मेट को लाके क्रिटिकल एंगल में इंक्लूड कर लेते हैं। अगर गलती से भूल जाओ कि हमको N2 ऊपर रखना है कि N1 नीचे रखना है, तो अपने को पता होना चाहिए कि साइन का वैल्यू हमेशा क्या होता है एक से छोटा, और एक से छोटा करने के लिए नीचे बड़ा वैल्यू रखना पड़ेगा और ऊपर में छोटा वैल्यू। तो N1 जो होगा ज्यादा वैल्यू वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और N2 छोटा वैल्यू वाला। वो वाला सारा लाइन आ जाएगा N2 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई V1 लेमडा 2 बाई लेमडा 1, फिर डिस्टेंस यूज करके S2 T1 बटे X1 T2। अब सोचो कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा एंगल देंगे तब क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ेगा। तो 90 से बड़ा वाला कोई वैल्यू आएगा, तो 90 से बड़ा वैल्यू आएगा तो वो किधर आएगा इधर ही आना पड़ेगा, अभी फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो वो जिस मीडियम में गया था उसी मीडियम में आ गया। तो ऐसे फेनोमिना को आगे इसी को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट लिखिए TIR के बारे में।
total internal reflection if the angle of incidence is greater than critical angle the reflection phenomena will happen और इस पूरे इवेंट को क्या बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हो गया क्रिटिकल एंगल के लिए ये एंगल हम ग्रेटर देन आईसी डाल रहे हैं ये चीजें क्या होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये आई होगा तो ये भी एंगल कितना होगा आई ये हो गया टी आई आर ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलता आप वाईफाई यूज करते हो ऑप्टिकल फाइबर में डायमंड चमकता हुआ दिखता उसके भी रीजन यही है कोई बुक्स मिराज के लिए भी लिख देता तो भी लिख लीजिएगा स्पेलिंग क्या होता डबल आर हाँ आप आसपास रोड पे भी देख सकते हो गर्मी के मौसम में ज़्यादा दिखेगा कि आगे चल के पानी है बट पानी नहीं मिलेगा तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल के ऊपर है टीआईआर का एप्लीकेशन से का क्वेश्चन पूछा गया आज तक एक पॉइंट और लिख लो पूछा कभी नहीं गया रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू क्या होता है रियल डेप्थ ऑन apparent या apparent बाय रियल
चलो अब क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन, light travels a distance x in time t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium. What is the critical angle for this medium? कॉपी कलम चलाओ। तो क्या लिखते हैं, आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स एन टू अपॉन, तो साइन इनवर्स इसके लिए क्या लिखेंगे, वी टू अपॉन वी वन। तो वी टू जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेंसर मीडियम के लिए लिख रहे हैं, उसमें कितना टाइम चल रहा है 10, तो 10x अपॉन टी टू। इसके लिए लिखेंगे तो x इंटू टी वन ऊपर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स क्या हो गया 10 t1 अपॉन टी टू। वी वन इक्वल टू एक्स बाई टी लिखेंगे ना, तो क्रिटिकल एंगल क्या देखने को मिला, साइन इनवर्स 10 t1 अपॉन टी टू। ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट देख लेते हैं। एन टू वन है, एन टू अपॉन एन वन, इसको लिखेंगे सी बाई वी टू, नीचे सी बाई वी वन, तो वी वन अपॉन, तो साइन इनवर्स वी वन अपॉन, तो साइन इनवर्स वी वन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन टी वन, और ये लिखेंगे तो 10x अपॉन टी टू, एक्स एक्स कैंसल, तो साइन इनवर्स टी टू बाई 10 t1। ये वाला चीज ऐसे लिखे, साइन इनवर्स एन वन वाला क्या है, ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला, तो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम टी टू वाला है, यहाँ से दिख रहा। इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10x अपॉन टी टू, और वी टू सिंपल वाला इंटू टी वन, तो साइन इनवर्स 10 t1 अपॉन टी टू। चलो ये नोट करो, क्योंकि N1 क्या है अपने पास, ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम क्या लिखा हुआ, तो डेंसर मीडियम के लिए जब वेलोसिटी लिखेंगे v1, तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसमें डिस्टेंस कितना चल रहे हैं 10x, उसका टाइम कितना है t2, तो 10x अपॉन t2। v2 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले मीडियम जो रेयर मीडियम है अपना, उसके लिए लिखेंगे तो x अपॉन t1, t1 ऊपर चला जाएगा, तो 10 t1 अपॉन t2। चलो नेक्स्ट, a light ray falls on a glass surface of refractive index root 3 at an angle of 60 degree
द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे वुड बी। चलो डायग्राम बनाओ, आंसर पाओ। इसके लिए क्या सोचेंगे कि इंटरफेस है, ये इंसिडेंट क्या रहे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो एयर से आके √3 में जा रहा, तो एयर हमारे लिए रेयर मीडियम, इधर डेंसर मीडियम, तो ये टुवार्ड द नॉर्मल आएगा। ये एंगल कितना पे इंसिडेंट है, 60 डिग्री पे। इसका रिफ्रैक्टिव, इसके लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। आर का वैल्यू कितना दिख गया, 30 डिग्री। साइन इनवर्स 1/2 और ये कितना हो गया, 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टेड, और ये है रिफ्रैक्टेड। ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड। ये 60 है तो ये भी 60, तो ये 60 और ये 30, तो ये कितना पोलराइजेशन करते हुआ दिख रहा है। तो यही वाला है, यहाँ पर पूछ सकते हैं आपसे, ब्रिस्टर एंगल बनता हुआ दिख रहा है ये 60 डिग्री, तो पोलराइजेशन भी हो सकता है यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या हो गया अपने लिए, 90 डिग्री का। नेक्स्ट, two transparent media A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in those media are 1.5 into 10 to the meter second and 2.0 into 10 to the power 8 meter per second. The critical angle for ray of light for those two media is। फिर से वैसे ही सोचिए, IC कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स N2 अपॉन N1। N1 क्या है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम। तो इस दोनों में सबसे कम वैल्यू किसका, 1.5 की 2.0, 1.5, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। ऊपर में N2 कम वैल्यू वाला, तो उसमें स्पीड ज्यादा, तो स्पीड ज्यादा तो कितना, तो साइन इनवर्स 2 और नीचे हो गया 3 इंटू 2, 4/, साइन इनवर्स 4/3। एक मिनट रुक जा। तो साइन इनवर्स N2 को लिखेंगे C/V2 इंटू C इंटू V1, साइन इनवर्स V1 अपॉन V2। तो ए मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा, तो अपने को
तो दिखेगा क्या, साइन इनवर्स Q1 अपॉन, तो साइन इनवर्स 3/2 इंटू 2, साइन इनवर्स 3/4 आ गया, साइन इनवर्स 0.75। गलती इसलिए हो रही थी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा, नेक्स्ट। चलो बताओ, in total internal reflection when the angle of incidence is equal to critical angle for the pair of media in contact, what will the angle of refraction, 90 डिग्री। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना होना है, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, which of the following is not due to a total internal reflection, बी, ये सारे चीज टीआईआर के कारण ही होते। नेक्स्ट, a ray of light traveling in a transparent medium of refractive index mu falls on a surface separating the medium from air at an angle of incidence of 45 degree. For which of the following value of mu the ray can undergo total internal reflection? तो टी आई आर शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल के लिए आईसी इक्वल टू क्या लिखेंगे, जब एयर से आ रहा है तो साइन इनवर्स 1/म्यू, एयर से आ रहा है तो एयर रेयर मीडियम होगा, बाकी सारे डेंसर मीडियम होंगे एयर के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा लिखेंगे। तो आईसी का वैल्यू आई ग्रेटर देन आईसी होना चाहिए। आई कितना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज ग्रेटर देन, ऐसे लिखे साइन इनवर्स 1/,
म्यू कि नहीं, और साइन दोनों तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 1/, म्यू, तो म्यू इज ग्रेटर देन 1/sin, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, √2 का वैल्यू 1.4, तो म्यू इज ग्रेटर देन, उल्टा हो जाएगा 1/1/√2, म्यू इज ग्रेटर देन 1.4, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों कंडीशन लगा लीजिए। कौन सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ रहा, 1.40, उससे बड़ा होना चाहिए तो TIR पूरा करने के लिए 1.50 का, क्या जी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन रखेंगे तो इक्वल टू क्रिटिकल एंगल पर पहुंचेंगे, तो वो अभी सरफेस पे रहेगा, उससे हमेशा बड़ा लिखाना है, प्योरली लिख रखा है किसके लिए, TIR, तो उससे थोड़ा सा बड़ा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें लेना पड़ेगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है TIR के लिए, और IC का वैल्यू पुट कर दिया हमने यहां से, साइन इनवर्स 1/म्यू है। चलो 60 डिग्री के लिए बताओ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो तो इसके वेरिएंट में कि ये 45 हट के कितना हो गया 60 डिग्री, तब म्यू क्या होना पड़ेगा, कितना से 2/√3 का वैल्यू, तो फिर वैसे ही सोचेंगे आई ग्रेटर देन IC, 60 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/म्यू, तो साइन 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 1/म्यू, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1/साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2, 2/√3 का वैल्यू 1.7, तो 1 पॉइंट हो जाएगा, तो ऐसे लिख ले 0, तो 17 1 13 13 हो गया, 17 25 85, तो ठीक 36 से, तो मस्ट बी ग्रेटर देन 1.7, 77 लगभग ऐसा कुछ। तो उसमें से फिर ऑप्शन चूज करेंगे, वैसा ऑप्शन बनाए तो सॉरी, तो 17 दूनी 34 आएगा लगभग, 1.2 के अप्रॉक्स में ये। चलो नेक्स्ट, the frequency of a light wave in a material is 2 into 10 to the power 4 hertz and wavelength is 5000 angstrom, the refractive index of material will be, तो आपको क्या क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, वेवलेंथ दिया हुआ, तो वेलोसिटी पहले निकालिए, तो F इक्वल टू डेटा दिया हुआ आपके पास 2 into 10 to the power 14, लेमडा दिया हुआ 5000 एंगस्ट्रॉम,
तो v इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा इंटू 5000, तो हो गया 510, 3 हो गया इधर से, और एक 4 हो गया, 10⁴ इंटू 10⁴ इंटू 10⁻⁻10, ये हो गया 10⁸ 8। तो अपना लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी अपॉन बी। सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸8, बी आ गया 10⁸8। ऑप्शन नंबर A small coin is resting on the bottom of a beaker filled with liquid. A ray of light from the coin travels up to the surface of liquid and moves along its surface. तो डायग्राम अगर सोचे, ऐसा कोई एक बीकर है, कोन का रखा पड़ा, और ये सरफेस ऑफ वाटर है, चल उस लिक्विड का ध्यान से रह गया ऐसा, ये नॉर्मल आ जाएगा अपने को। और इसमें एक डायमेंशन है, वो डायमेंशन 3 सेंटीमीटर ये है, और ये 4 सेंटीमीटर, और ये हमारा कॉइन है। चलो अब बताओ, तो क्रिटिकल एंगल फेनोमेना होता हुआ दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया यहाँ से, 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया आईसी। तो आईसी जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आईसी इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, तो म्यू मान लेते हैं, म्यू इंटू साइन आईसी इक्वल टू एयर इंटू साइन 90 डिग्री। तो साइन आईसी इक्वल टू कितना हो गया, 1/म्यू। अब आईसी का वैल्यू कितना है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं हम कितना, तो अगर इसको थीटा लिखते हैं तो ये कितना है, tan थीटा इक्वल टू 4/3, 345, ये कितना हो गया 53 डिग्री। tan 53 लिखेंगे तो कितना आएगा, 4/3। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो ये एंगल कितना होगा, 37। तो साइन 37 लिखेंगे इक्वल टू 1/म्यू को कैसे लिखेंगे, सी डिवाइड बाई वी। साइन 37 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/5 इक्वल टू, वी नहीं मालूम, सी मालूम है, 3 इंटू 10⁸8। तो कितना दिख रहा है यहाँ से, v इक्वल टू 9/5 इंटू 10⁸8। कुछ समझने में दिक्कत है तो बताओ इसमें। An electromagnetic radiation of frequency n, wavelength lambda, traveling with velocity v in air, enters a glass slab of refractive index mu. The frequency, wavelength, and velocity of light in the glass slab will be. तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि when light travels from one medium to another medium,
तो फ्रीक्वेंसी क्या रहना है, नो चेंज। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी एन का एन रह जाएगा। दूसरा वेलोसिटी चेंजेज, और एयर से आ रहा तो एयर हमारे लिए क्या रेयर मीडियम होगा, ग्लास में जा रहा है तो वो हमारे लिए डेंसर मीडियम, तो उसमें स्पीड कम जाना। तो वेलोसिटी पहले v था, वो अब क्या हो जाएगा v बाई इंडेक्स। वेवलेंथ वेलोसिटी के साथ साथ चलता है, तो वेवलेंथ चेंज करेगा जितना वेलोसिटी चेंज होगा, तो लेमडा हो जाएगा लेमडा बटे म्यू। तो फ्रीक्वेंसी एन रहेगा, वेलोसिटी v बटे यू रहेगा म्यू, और वेवलेंथ लेमडा बाई म्यू। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा। तो इस चैप्टर का जो पूरा क्रैक्स है रे ऑप्टिक्स के लिए आपके लिए नीट, स्पेशली फॉर क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेशियो आता है उसको अलग अलग फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा कुछ एनालिसिस के बाद मिला नहीं अपने को। क्रिटिकल एंगल होगा कौन से डेंसर से रेयर जाने के लिए, और आईसी क्या हो जाएगा साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। अब n2 बाई n1 का अलग अलग फॉर्मेट देखने को मिलेगा आपको। तो v1 अपॉन v2 साइन इनवर्स लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 साइन इनवर्स s1 अपॉन t1 इंटू s2 अपॉन t2। s क्या रिप्रेजेंट करा होगा, डिस्टेंस इन मीडियम 1, t1 टाइम टेकन। और दूसरा टी आई आर शो करना है, तो I मस्ट बी ग्रेटर देन आई सी, तो I इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। तो साइन I मस्ट बी ग्रेटर देन n2 बाई, और एक मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, इसके साथ मैग्निफिकेशन hi अपॉन ho माइनस v अपॉन। ये क्रक्स ऑफ द चैप्टर है ये। और आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, है ना। थैंक यू।